एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट 4 को, जो नवीन सर के द्वारा करवाया जाता है। उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में हम रिवीजन करेंगे और ये रिवीजन टोटल 30 मिनट में हम करेंगे। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सबसे पहले हम कर लेते हैं रिवीजन। जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है, विदेशिया कहाँ का फोक डांस है, तो यह बिहार का फोक डांस है। केलुचरण महापात्रा ने सृजन स्कूल की स्थापना कब की थी? 1993 में, और यह ओडिसी नृत्य से संबंधित है और यह स्कूल 1994 में शुरू हुआ था। टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? उरुग्वे 1930 में हुआ था और उरुग्वे में ही यह हुआ था। बाणगंगा उत्सव कहाँ पर होता है? तो यह महाराष्ट्र में 1932 में शुरू हुआ था। टेबल टेनिस में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 6 इंच होती है और टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इनकी आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और अंग्रेजी अनुवाद किया था महादेव देसाई ने। कोहरे में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो रेड का होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष वर्ग विजेता यानिक सिनर, जो इटली के रहने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकमात्र क्लासिकल डांस जो मुस्लिम संस्कृति से संबंधित है, तो एकमात्र है कथक, जो नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है। कथक का मतलब है कथा कहने वाला और इसका अन्य नाम है नटवरी, तो इसको नटवरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें घुंघरू और गोल घिरनी खाई जाती है। कथक को पुनर्जीवित किसने किया था? लेडी लीला सोखे के द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन सी हैं? अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज, सुखदेव महाराज और प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा देशपांडे, रोशन कुमारी और चारू चंद्रलेखा और सितारा देवी। खुल्लम फोक डांस किस राज्य का है? तो यह मिजोरम का फोक डांस है और जिसके पीछे भी लम या टम आए तो उसका संबंध हो जाएगा मिजोरम से, जैसे जंग तालम, चेरोकान, थंगलाम, चेलम, खंटम इत्यादि। झारखंड राज्य से संबंधित त्यौहार है पेका, झूमर। हरियाणा से संबंधित है धमाल और मंजीरा नृत्य। और महाभारत 18 दिन तक चला था, महाभारत का युद्ध। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है पिंडवानी, सूबा डांस, जो महिला तोते की तरह डांस करते हैं उसे कहते हैं सूबा डांस। और नवा रानी। दशहरा हिंदू कैलेंडर के किस माह में आयोजित किया जाता है? तो मनाया जाता है दशहरा हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीने में, और इसी महीने में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जो 14वीं इंटेंजिबल साइट है, जो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 15वीं नवीनतम यूनेस्को इंटेंजिबल साइट का नाम क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीने का नाम है चैत्र और वैशाख दूसरा महीना है, और चैत्र में ही रामनवमी और हनुमान जयंती का आयोजन किया जाता है। और फागुन महीना होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार लास्ट महीना, और फागुन में ही होली को मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन। और दीपावली को कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद को मनाया जाता है, भाद्रपद की चतुर्थी को। रक्षाबंधन टाई ऑफ प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन ऑफ टाई है श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब कब जीता था? तो फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया गया था? 1971 में बार्सिलोना स्पेन में किया गया था और इसके विजेता था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने स्पेन को हराया। और दूसरा वर्ल्ड कप 1973 में नीदरलैंड में हुआ और इसका आयोजन भी वहीं पर हुआ और इसका विजेता भी वही बना और इसमें उप विजेता भारत बना। तीसरा वर्ल्ड कप जो हॉकी का वर्ल्ड कप है 1975 में हुआ और इसका विजेता भारत बना और भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया और इसमें कैप्टन थे भारत के अजीतपाल सिंह। और 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप है, भारत में इसका आयोजन किया गया। जर्मनी विजेता रहा और बेल्जियम उप विजेता रहा। और हॉकी वर्ल्ड कप सर्वाधिक बार पाकिस्तान ने जीता है।
नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, कबड्डी मैच के दौरान अधिकतम कितने प्रतिस्थापन किए जा सकते हैं? तो अधिकतम किए जा सकते हैं 5 और इसमें होते हैं 7 खिलाड़ी टोटल। और यह किस देश का नेशनल गेम है? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और खेल का मैदान, जो कबड्डी के खेल का मैदान होता है उसे कोर्ट कहते हैं और मैदान की माप होती है मेल के लिए 13x10 मीटर और फीमेल के लिए 12x8 मीटर। 12 यहाँ पर लंबाई है और 8 यहाँ पर चौड़ाई है। और मैच की अवधि कितनी होती है? तो पुरुषों के लिए मैच की अवधि होती है 40 मिनट, जिसमें फर्स्ट हाफ 20 मिनट का और 5 मिनट ब्रेक और सेकंड हाफ 20 मिनट का होता है। और फीमेल के लिए 15 मिनट का फर्स्ट हाफ, फिर 5 मिनट का ब्रेक और 15 मिनट का सेकंड हाफ होता है। जो कबड्डी का कोर्ट होता है उसमें एक मिड लाइन होती है और मिड लाइन 6.5 मीटर की होती है। जो टोटल 13 मीटर लंबाई है तो उसकी मिड में होती है 6.5 मीटर और 3.75 मीटर पर होती है बॉक लाइन और इससे भी 1 मीटर पर होती है बोनस लाइन और फिर आती है एंड लाइन। तो इनके बीच की दूरी, एंड लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी होती है 1.75 मीटर और बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच दूरी होती है 1 मीटर और बॉक लाइन और मिड लाइन के बीच दूरी होती है 3.75 मीटर और मिड लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी को कितनी होती है? 4.75 मीटर होती है। कथा सरित सागर द ओशियन ऑफ स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये है सोमदेव और जयदेव की रचना का नाम है गीत गोविंद। भाष की रचना का नाम है स्वप्ना वासवदत्ता और कालिदास की महत्वपूर्ण रचना है मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम। और कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो आपको बताना है कि शेक्सपियर किस देश से संबंधित राइटर थे। संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला था? तो सन 2019 में भारत रत्न दिया गया था और ये 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को दिया गया था। अब हम देख लेते हैं भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी और यह भारत का शीर्ष नागरिक सम्मान है। तो भारत के 4 शीर्ष नागरिक सम्मान कौन कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पहली बार और सी.वी. रमन को ये पहले वैज्ञानिक बने थे और सी राजगोपालाचारी, इन तीनों को 1954 में पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनको 1955 में दिया गया। और पहला मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया और इनका कार्यकाल था 2 वर्ष, 1964 से 66 और 1966 में इनकी मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न दिया गया। और पहली महिला भारत रत्न विजेता थी इंदिरा गांधी और इनको 1971 में भारत रत्न दिया गया। पहले विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया? 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और लाल कुर्ती दल का नेता कहा जाता था। और दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला जिनको 1990 में दिया गया और 1990 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया। APJ अब्दुल कलाम जो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इनको 1997 में भारत रत्न दिया गया। तो आपको कमेंट बॉक्स के लिए बताना है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत रत्न से इनकार किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, लेकिन 1992 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न किसको दिया गया था? धोंदो केशव कर्वे को 1958 में दिया गया था। अब है 2024 के 5 व्यक्ति जिनको 2024 में भारत रत्न दिया गया है। तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, ये बीजेपी के संबंधित हैं और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जब बीजेपी की 1980 में स्थापना हुई तो ये फाउंडर मेंबर्स में से एक थे और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह, इनके जन्म दिवस पर किसान दिवस के रूप में मनाते हैं 23 दिसंबर को। MS स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और हरित क्रांति 1967-68 में आई थी। PV नरसिम्हा राव, इनको विदेश नीति के लिए दिया गया और ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, भारत की साक्षरता दर कितनी थी?
74.04% और मेल की 82.14% और फीमेल की 65.46% थी। नागालैंड एकमात्र राज्य था जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी और ये नकारात्मक कितनी थी 0.58% थी। बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बना था और इसकी साक्षरता दर थी 61.80 और मैक्सिमम ग्रोथ इन पॉपुलेशन जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर रही थी? मेघालय में जो 27.95% रही थी और यूटी जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही तो ये थी दादर नागर हवेली जहाँ पर वृद्धि दर थी 55.88 मीटर और इंडिया की पॉपुलेशन दर 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या दर कितनी थी? जनसंख्या वृद्धि दर तो ये 17.64% थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और रामसर सम्मेलन ईरान का एक शहर था, वहाँ पर हुआ था 2 फरवरी 1971 को यह हुआ था। और रामसर संधि लागू 1975 में हुई थी और भारत ने इसमें साइन 1982 में किए थे। लेकिन भारत की पहली रामसर साइट 1981 में चिल्का झील को बनाया गया था। और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट का नाम है सुंदरवन नेशनल पार्क जो पश्चिम बंगाल में है। और भारत की सबसे छोटी रामसर साइट का नाम है रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में है। और वर्तमान में भारत में 85 रामसर साइट हैं और तवा जलाशय मध्य प्रदेश का यह नवीनतम रामसर साइट है। तमिलनाडु में 18 साइट है। तो सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा हो गया? तमिलनाडु। और दूसरे पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 10 रामसर साइट हैं। और 2024 में वेटलैंड डे की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, तो ये इसकी थीम थी। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 32 का संबंध है भाग 3 से और इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। और यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और ये 5 रिट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है कि बंदी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो, 24 घंटों के अंदर बंदी को कोर्ट में पेश करो, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। उत्प्रेषण या कैरिटोरी यानी कि ट्रांसफर टू अपर कोर्ट, यदि कोई मुकदमा निचले न्यायालय में चल रहा है तो उसके ऊपर वाले न्यायालय में ट्रांसफ़र किया जा सकता है उत्प्रेषण लेख के तहत। निषेध का मतलब है प्रोहिबिशन यानी कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाना। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि जो मामला निचली अदालत में चल रहा है वह अदालत उस पर निर्णय नहीं दे सकती। परमादेश मैंडेमस यानी कि हम आदेश देते हैं। यह किसी अधिकारी को दिया जाता है जब कोई अधिकारी हमारा काम नहीं करता और नागरिक कहता है कि यह अधिकारी काम नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देता है कि कानून के अनुसार उसका काम करो। अधिकार परीक्षा को वारंटो यानी कि किस अधिकार से, यदि कोई अधिकारी किसी अन्य अधिकारी के कार्य को कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट उससे सवाल करता है कि तुमने यह काम किस अधिकार से किया। तो ये 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। इनका वर्णन भाग 4A अनुच्छेद 51A में किया गया है और ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के 1976 के तहत इनको ग्रहण किया गया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और इसमें 12 सदस्य थे। इस समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ने की बात कही थी लेकिन 10 जोड़े गए और वर्तमान में है 11। और 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही जोड़ा गया और इसी के तहत संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना जो DPSP है, भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। अब हम देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से है? अनुच्छेद 51A और A, इसमें किसका वर्णन है? इसमें संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अनुच्छेद 51B, इसमें स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले जितने भी हमारे स्मृति चिन्ह हैं उनकी हमको पालना करनी चाहिए। अनुच्छेद 51C, इसमें संप्रभुता, एकता, अखंडता यानी कि 3 शब्दों के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 51D, इसमें रक्षा के बारे में बताया गया है। डी का मतलब है 4, यानी कि हम देश की रक्षा चारों तरफ से करेंगे। और 51E, इसमें भाईचारा, ये जब पांचों उंगलियां आपस में मिल जाती हैं तो भाईचारा बन जाता है, यानी कि एकता हो जाती है। संस्कृति, एफ से हो गया संस्कृति। एफ का मतलब है 6। हमने संस्कृत पढ़नी 6th क्लास में शुरू की थी, तो इससे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि 6वें मौलिक कर्तव्य में संस्कृति का वर्णन किया गया है। 51G, इसमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है। और 51H, इसमें वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। 51I, इसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के बारे में बताया गया। 51J, राष्ट्र की निरंतर प्रगति का प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। और अनुच्छेद 51K, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा शिक्षा प्रदान करना उनका मौलिक कर्तव्य है। कौन सा मौलिक कर्तव्य का प्रावधान अनुच्छेद 21 के समान है? तो यह है अनुच्छेद 51K का। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली को बताता है? तो अनुच्छेद 55 बताता है चुनाव विधि। और भारत के राष्ट्रपति की चुनाव विधि का नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 53, इसमें राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बताया गया है। अनुच्छेद 54, इसमें निर्वाचन का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 55, इसमें राष्ट्रपति की चुनाव विधि के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 56, इसमें कार्यकाल बताया गया है और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अनुच्छेद 56, इसमें दोबारा से निर्वाचन की बात कही गई है। और भारत के पहले राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुच्छेद 58, इसमें योग्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 59, इसमें दशाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60, इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। और शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलवाता है। और यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंप देता है तो किसको सौंपता है? तो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है। अनुच्छेद 61, इसमें राष्ट्रपति महाभियोग के बारे में बताया गया है। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 2002 में यह रामसर साइट बनी थी और यह दूसरी सबसे बड़ी झील है, दूसरी सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। भारत की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? वेम्बनाड झील, जो केरल में है। 2033 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील का नाम है सांबर झील, जो राजस्थान में है। और सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील में है, उड़ीसा में स्थित है। और कुल क्षेत्रफल में यह सेकंड सबसे बड़ी झील है। बेकाल झील कहाँ पर स्थित है? तो बेकाल झील पृथ्वी पर सबसे पुरानी मीठे पानी की झील है और यह वर्ल्ड की सबसे गहरी 1637 मीटर झील है। और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील का नाम है बेकाल झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो खारा पानी से संबंधित है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है सुपीरियर झील। और वर्ल्ड की सबसे लंबी झील का नाम है तंगानियाका झील, जो अफ्रीका में स्थित है। गुरु डोंगमार झील कहाँ पर स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। और चोलामू झील भारत में सबसे ऊंची झील है, जो तीस्ता नदी से निकलती है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है। और यहीं पर काबुल एमजो नेशनल पार्क स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और यहाँ पर संघाई हिरण पाया जाता है। बैरीनाग, शेषनाग, डल झील और वुल्लर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फतेह सागर, नक्की, पिछोला, जैसमंद झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, जिसका गुलाबी पानी हो गया है। और पृथ्वी से एक एस्टेरॉयड के टकराने से इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? लोनार झील के एस्टेरॉयड के टकराने से। भीमताल, शुक्रताल, रूपकुंड झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। और बेनीसागर झील मध्य प्रदेश में। और भोजताल, यह भी मध्य प्रदेश में है। हरीके झील कहाँ पर है? हरीके झील है पंजाब में। और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर स्थित है। और श्रीशैलम हुसैन सागर झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। झीलों की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध सस्थमकोट्टा झील कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। और झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। और 1000 झीलों का देश किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। और भारत की रहस्यमयी झील कौन सी है? रूपकुंड झील, जो उत्तराखंड में स्थित है। पलाया लेक किसको कहा जाता है? सांबर झील को कहा जाता है।
ओक्सबो लेक या गोखुर झील किसको कहा जाता है? कंवर झील जो बिहार में है और कुंवर नारायण से संबंधित इसका नाम है, और यह भारत और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, कौन सा पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए संदेश पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और परिष्कृत स्तंभों पर अंकित किए थे? तो यह था अशोक, और अशोक ने 269 BC से 232 BC तक शासन किया। लगभग 37 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, और इन्होंने 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख और 3 गुहालेखों की स्थापना की थी। अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जो ओडिशा में स्थित है, और कलिंग की राजधानी होती थी तोसली, और इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। और इसी युद्ध के समय भेरी घोष यानी कि युद्ध का त्याग करके अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अशोक के अध्यादेश कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जयगढ़ राजस्थान में स्थित हैं। और मौर्य प्रशासन में रिपोर्टर को क्या कहा जाता था? तो रिपोर्टर को कहा जाता था प्रतिवेदक, और नागरिक को कहा जाता था मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को नागरिक कहा जाता था। कृषि या भूमि के अध्यक्ष को कहा जाता है शीताध्यक्ष, सीमा सुरक्षा वाले अधिकारी को कहा जाता था अंतपाल, गुप्तचर या मानवक कहा जाता था गुड पुरुष को, और भिक्षुकी महिला गुप्तचर को कहा जाता था, और लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का अधिकारी को कहा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार एस्टीनोमोई मौर्य प्रशासन में क्या था? तो यह था जिला प्रशासन का अधिकारी। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में 2 अधिकारियों का उल्लेख किया है, और एक था एस्टीनोमोई और एक था एग्रीनोमोई। एग्री का मतलब है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित, और एसटी का मतलब है जिला प्रशासन से संबंधित। और मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में आया था। किसी रोगी का तापमान यदि 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में उसका तापमान कितना होगा? तो ये होगा 104 डिग्री सेल्सियस, और इसको निकालने का फॉर्मूला है C/5 = 5 F-32/9 = K - 273/5 और R/4। इसको कहते हैं सेल्सियस स्केल, इसको कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, और इसको केल्विन स्केल, और इसको रोमर स्केल कहते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। जल का क्वथनांक यदि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और यदि सेल्सियस 40 डिग्री है तो केल्विन कितना होगा? तो केल्विन होगा 313 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो सर्वाधिक होती है ठोस में, और ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। यह किसने बताया था? लाप्लाक्स ने बताया था। सर्वाधिक गति होती है ठोस में, और उससे कम दर में, और सबसे कम गैस में होती है, और निर्वात में तो गति ही नहीं होती है। और ठोस में सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो ये एल्यूमिनियम में होती है 6420 मीटर पर सेकंड, और द्रव में होती है 1531 मीटर पर सेकंड जो समुद्री जल है। और साधारण जल में ध्वनि की स्पीड होती है 1498 मीटर पर सेकंड, और गैस में होती है 1284 मीटर पर सेकंड जो हाइड्रोजन गैस में होती है। कौन सा अम्ल नेटल या बिच्छू बूटी पेड़ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, इसे फॉर्मिक एसिड या HCOOH कहा जाता है। और यह चींटी, ततैये या मधुमक्खी जिन जानवरों में भी डंक मिलता है उनमें फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में, जैसे आंवला, नींबू इत्यादि में। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर और पालक में। टार्टरिक अम्ल इमली में मिलता है। एसिटिक अम्ल सिरका में मिलता है, और इसका फॉर्मूला है CH3COOH। इरूसिक अम्ल किस में मिलता है? मस्टर्ड ऑयल या सरसों के तेल में मिलता है। बेंजोइक एसिड में घास में मिलता है। मैलिक एसिड यह सेब में मिलता है। ब्यूटीरिक एसिड यह मक्खन में मिलता है। ओलिक एसिड ओलिव या जैतून में मिलता है। ग्लूटामिक एसिड गेहूं में मिलता है, और लैक्टिक एसिड दूध या दही में मिलता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को खालिस्तान का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। जिसका हाई बीपी रहता है तो उसको सोडियम को कम करने की सलाह दी जाती है, और इसके लिए होती है DIP डाइट। और बीपी
हाई बीपी कितना होता है 120 mmHg से अगर ज़्यादा हो तो इसको हाई बीपी कहा जाता है, और 80 mmHg से कम हो, Hg का मतलब है पारा या मरकरी, और इसे लो बीपी कहा जाता है। एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? तो एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और एनपीएस की नेशनल पेंशन सिस्टम जो भारत में 1 जनवरी 2004 को शुरू हुई थी। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, और एनवीए की फुल फॉर्म है नेट वैल्यू एडेड, और डब्ल्यूपीआई की है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जिसका बेस ईयर है 2011-12। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश में ह्रास या डेप्रिसिएशन घटाकर की जा सकती है। यदि हम एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकालें तो जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन या घिसावट को घटा दिया जाता है तो हमारा एनएनपी या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। बेलोचदार मांग वाले उत्पाद का एक उदाहरण है। बेलोचदार क्या होती है? यदि मात्रा तो वही रहे लेकिन कीमत बढ़ जाए। जैसे 1 लीटर पानी की बोतल है, वह अब 20 रुपये में आती है, और यदि बाद में वह 1 लीटर ही पानी 30 रुपये में आए तो इसको हम कहते हैं बेलोचदार मांग। यानी कि मात्रा तो वही है लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई है। जैसे बोतल बंद पानी, ये बेलोचदार मांग का उदाहरण हो जाएगा। और लोचदार मांग क्या होती है? उनकी कीमत तो बढ़ती रहती है लेकिन उनकी मांग में कोई बदलाव नहीं आता। यानी कि जितनी उनकी मांग रहती है उतनी ही होती है, तो उनकी मांग नहीं बढ़ती है लेकिन कीमत बढ़ती रहती है। जैसे लग्जरी वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमत तो बढ़ती रहती है लेकिन उनकी मांग नहीं बढ़ती। राष्ट्रीय आय क्या है? एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य कहलाता है राष्ट्रीय आय। और भारत के नए गृह सचिव अभी हाल में कौन बने हैं? तो ये बने हैं गोविंद मोहन। और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी के डायरेक्टर कौन है? तो ये है राहुल नवीन। बिम्स्टेक महासचिव कौन है? तो ये बने हैं इंद्रमणि पांडे। तो आपको बताना है बिम्स्टेक में कितने सदस्य शामिल हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको बताने हैं। कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो यह खेल मंत्रालय की पहल है, और खेल मंत्री का नाम है मनसुख मंडाविया। और 75/25 पहल किसने शुरू की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। सागर परिक्रमा पहल किसने शुरू किया है? डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन के लिए शुरू की है। मेरा गांव मेरी विरासत किस मंत्रालय ने शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय ने। डिजिटल डिटॉक्स प्लान किसने शुरू किया है? कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। 33वां क्वेश्चन है ब्रिक्स गेम 2024 का पहली बार आयोजन कहाँ पर किया गया है? रूस के कजान नामक शहर में किया गया और इसमें 82 देशों ने भाग लिया। रूस ने अब की बार पेरिस ओलंपिक में भाग नहीं लिया, तो रूस ने एक नए गेम्स ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किया है। ना ही इसमें यूक्रेन ने भाग लिया और न ही रूस ने। तो पेरिस ओलंपिक में रूस और यूक्रेन ने भाग नहीं लिया, और ब्रिक्स 2024 गेम्स का आयोजन किया गया रूस के कजान शहर में, और इसमें 27 खेलों का आयोजन किया गया। 12 जून से 23 जून तक इन खेलों का आयोजन हुआ, और इंडिया ने इसमें 29 मेडल जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड आए। अर्पणा दहिया जो वुशु खेल से संबंधित है, मीनाक्षी जो बॉक्सिंग से संबंधित है, अनामिका बॉक्सिंग से संबंधित हैं। तो ये 3 गोल्ड भारत के आए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 129 है, और यह 2006 में शुरू हुई थी। और पहले रैंक पर है आइसलैंड और लास्ट पर है सूडान देश। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें इंडेक्स में है 126, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 159, और इसमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है, और पहली रैंक है नॉर्वे की। और हैप्पीनेस इंडेक्स में पहली रैंक किसकी है? फिनलैंड की है। यूएन महासभा के द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है 25 मई को, और इसमें 193 सदस्यों ने सहमति दे दी है। राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया जाता है? तो 29 अगस्त को किया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, और इसी दिन भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये भी प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और बंगाल सरकार ने खेला होवे दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त को मनाया था। तो आज के कुछ प्रश्न हैं जिनका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रैक्टिस 3rd के क्वेश्चन हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस महाद्वीप में खेला जाएगा?
सेकंड क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? हाइडिस्पीज का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था और इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? और दुनिया का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? तो उस देश की राजधानी और उस देश की मुद्रा का नाम भी आपको यहाँ पर बताना है और उस झरने का नाम भी आपको बताना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, और क्लास के PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।